डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं किस शहर का रहने वाला हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ये कहानी बहुत ही अजीब है। आप मान सकते हैं कि मैं आपके ही शहर का रहने वाला हूँ और अपनी वो खास कहानी सुनाने से पहले मैं आपको अपने बचपन की जानकारी देना चाहूँगा। मेरा बचपन अच्छा नहीं रहा, जैसा कि सबका अच्छा होता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा बुरा रहा। हर कोई कहता है कि जवानी से ज़्यादा अच्छा बचपन हुआ करता था, उसकी बचपन की यादें अच्छी होती हैं, लेकिन मेरा बचपन बुरा था। मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा झगड़ा रहा करता था और वो एक बच्चा नहीं चाहते थे। मैं हो गया, इसीलिए दोनों मुझसे प्यार नहीं किया करते थे। मुझे दादा दादी के पास छोड़ दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करते थे और बचपन में मुझे बहुत डांट मिला करती थी। मैं अकेला रहा करता था, इसीलिए अकेलापन मुझे पसंद आने लगा। जब दादा दादी की मौत हो गई, उसके बाद दोबारा मैं माँ बाप के पास आ गया और उनसे डांट, उनसे पिटाई खाना हर रोज़ का काम था। जब मैं 6 साल का था तब मेरे माता पिता ने नया घर लिया था, क्योंकि ये घर उनके काम से करीब था। मेरी माँ अलग जगह काम किया करती थी, मेरे पिता अलग जगह काम किया करते थे और मैं घर में अकेला ही रहा करता था। लेकिन वो घर था जिसने कभी मुझे अकेलेपन का एहसास होने नहीं दिया। मैं वहाँ सबके लिए ज़रूर अकेला था, लेकिन वहाँ एक ऐसी प्रेत आत्मा थी जो मुझसे बात किया करती थी। एक बूढ़ी औरत की प्रेत आत्मा उस घर से जुड़ी हुई थी। हर रोज़ सुबह जब मैं उठा करता था, मेरे माँ बाप घर से जा चुके होते थे। वो एक स्लिप लगा जाया करते थे कि खाने का सामान फ्रिज में है, खा लेना। कभी मैं खाता था तो कभी नहीं खाता था। बीमार होता तो खुद ही दवाई लेनी पड़ती। मेरा बचपन बुरा होता, लेकिन वो जो प्रेत आत्मा थी वो मेरा ख्याल रखा करती थी। वो मुझे भूतिया कहानियाँ सुनाया करती थी। मैं उसे दादी अम्मा कहा करता था। दिखने में वो औरत बहुत ज़्यादा डरावनी थी। आप सोच सकते हैं भूत कितने डरावने होते हैं। मैं उस घर में सुबह उठता, उसे देखता, वो मेरे साथ में ही होती। मैंने पिता को भी बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो डांट दिया करते और कहते, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दिमाग मत खाओ, माँ के पास जाओ। जैसे ही मैं माँ के पास जाता, माँ कहती, मेरे पास समय नहीं है, अपने बाप के पास जाओ, तुम लड़के हो ना तो बाप के पास जाओ। इस तरह दोनों मुझे खुद से दूर कर दिया करते और मैं दादी अम्मा के पास वापस आ जाता। लेकिन दादी अम्मा कभी मुझे परेशान नहीं किया करती थी, लेकिन डरावनी कहानियों से डरा ज़रूर दिया करती थी और उनकी कहानियाँ सुनकर ही मुझे लगा करता था भूत प्रेत आपको मार भी सकते हैं, नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। मुझे दादी अम्मा ने सिखाया था भूत प्रेत की दुनिया कैसी होती है, कैसे मरने के बाद हम भूत बन जाते हैं और जिस चीज़ से हमारा लगाव होता है उससे हमारी प्रेत आत्मा जुड़ जाती है। दादी अम्मा सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ रहती और रात को मेरे लिए पानी का गिलास भी दिया करती। दादी अम्मा खुद कहा करती थी, ये वाली दवाई खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं कभी दादी अम्मा की ये बात नहीं माना करता था, क्योंकि दादी अम्मा की कहानियों से ही मैंने सीखा था जो प्रेत आत्मा होती है वो आपको मारने की कोशिश करती है, बहकाने की कोशिश करती है और आपको मरने पर मजबूर कर देती है। दादी अम्मा मुझे कभी कभी डराया करती, मेरे साथ खेला करती और मैं जब दादी अम्मा के बारे में अपने दोस्तों को बताता तो वो भी मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसा करते थे। मेरे जो टीचर्स थे वो भी मेरा मजाक बनाया करते थे। मेरे पास पॉकेट मनी के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरे माँ बाप का झगड़ा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो एक हफ्ते के लिए वो दोनों ही घर में नहीं आया करते थे। मैं वहाँ अकेला रहा करता था, पड़ोसियों से खाने पीने की चीज़ें मांगा करता था। इसीलिए बचपन से ही मांगने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी।
लेकिन स्कूल में दोस्त भी धीरे धीरे दूर होते गए। जैसे लोगों की नज़रों में मैं नीचे गिरता जा रहा था। मैं देखता था बाकियों को कितना खुश रहा करते हैं, मैं खुश बिल्कुल नहीं होता था। घर आने का मन नहीं होता था और घर में दादी अम्मा की भी मुझे आदत हो गई थी। सब भूतों से डरा करते थे, लेकिन मुझे उस घर में रहना पड़ता था। ये मेरी मजबूरी थी। 2 साल तक मैं उस घर में रहा था। रात को दादी अम्मा की परछाइयाँ नजर आती। दादी अम्मा मुझे डराया करती और मैं दादी अम्मा को डराने की कोशिश करता। दादी अम्मा से मैंने सीखा था भूतों को कैसे भगाया जाता है, भूतों को कंट्रोल कैसे किया जाता है। 2 साल मैं वहीं पर था और एक रात मेरे माँ बाप के बीच झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ था। उस समय माँ किचन में खाना बना रही थी। माँ खाना बना रही और पिता जैसे माँ को पीटने लगे। दोनों में झगड़ा कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था और मैं तब बहुत ज़्यादा रोया करता था, क्योंकि जब दोनों में झगड़ा होता उसके अगले 1 हफ्ते तक दोनों वापस घर नहीं आते और मुझे अकेले को ही घर में रहना पड़ता। कभी कभी खाने का सामान तक नहीं होता और 1-2 दिन के लिए भूखा भी रहना पड़ता। और इस बार मुझे लग रहा था वैसे ही मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। और मुझे दादी अम्मा से भी डर लगने लगा था। वो ज़्यादा डरावनी कहानियाँ सुनाने लगी थी कि भूत तुम्हें मार देते हैं और मैं भी हो सकता है तुम्हें मार दूं। उस रात माँ खाना बना रही और झगड़ा हुआ तो माँ ने जो बर्तन रखा था गैस पर उसे निकालना भूल गई। माँ अपने बेडरूम में जा चुकी थी और पिता दूसरे कमरे में। मैं अपने बेडरूम में था। तभी अचानक जैसे वहाँ आग लग गई। किचन में आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेन डोर तक आग पहुँच चुकी थी। माँ बाहर की तरफ भागी क्योंकि उनके कपड़ों में ज़रा सी आग लगी थी। पिता ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए थे। दरवाजे को आग इतनी तेज़ पड़ चुकी थी कि बाहर खड़े वो अंदर की तरफ देख रहे और अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। पूरे घर में इतनी तेज़ आग थी, मेरे बेडरूम में भी आग लग चुकी थी। और उस समय मैंने दादी अम्मा को सामने बैठकर हंसते हुए देखा था और तब मुझे लगा था मुझे भी दादी अम्मा मार डालेंगी जैसे भूत सबको मार डालते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और शायद मौत को कबूल करने का समय था। मैंने देखा दादी अम्मा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही। वो आग की लपटों के बीच मुझे नजर आ रही थी और तब मैंने कहा था दादी अम्मा मुझे मत मारो, दादी अम्मा मुझे मत मारो। और दादी अम्मा ने हंसते हंसते कहा था मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं बस आखिरी बार तुम्हें देख रही हूँ क्योंकि अब ये घर बचने वाला नहीं और मेरे जाने का समय हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें भी मरते हुए देख नहीं सकती। एक प्रेत रो नहीं सकता, सिर्फ हंस सकता है। तो आखिरी बार तुम्हारे सामने मुस्कुराना चाहती हूँ। दादी अम्मा ने अपनी पूरी शक्ति जैसे समेटी थी। मैंने देखा था दादी अम्मा एक गिलास को हिला सकती थी, उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता था। और उस समय दादी अम्मा की वो शक्ति कि वो लोहे की सलाखों वाली खिड़की उन्होंने हवा में उड़ाकर रख दी थी जैसे अंदर कोई धमाका हुआ हो, और उसके बाद मुझे जैसे धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। मेरे सर पर चोट ज़रूर लगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा बचाने के लिए ये किया था। उन आग की लपटों में मैं दादी अम्मा का चेहरा देख पा रहा था जो धीरे धीरे धुंधला होता गया। वो घर रात में बुरी तरह से जल गया था और सामान तक बाहर निकाला नहीं जा सका था। जब तक फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आई तब तक घर जैसे राख बन चुका था, लेकिन मैं बच चुका था। इस चीज़ की खुशी मैंने अपने पिता और अपनी माँ की आंखों में नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता था। उन्होंने नया घर खरीद लिया और मैंने दादी अम्मा को कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगा करता था वो प्रेत आत्मा है और मेरी मजबूरी का इस्तेमाल करके किसी दिन मुझे मार डालेंगी, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा बचाया था। शायद ये बात ने मेरे दिल के अंदर घर कर लिया, इसीलिए मैं भूतों से नफरत नहीं करता। भूत मुझे जैसे अपने जैसे ही लगते हैं, बस मजबूर, बिना शरीर के। ये मेरे इतिहास की बात है। उसके बाद जिंदगी मेरी आसान नहीं रही। माँ बाप के साथ तो मैं रहता रहा, लेकिन दोनों अलग हो गए थे, कभी पिता के पास कभी माँ के पास। लेकिन मुझे प्यार कभी नहीं मिला, जैसे मुझे नकारा जाता था। धीरे धीरे जैसे आप पल जाते हैं, मैं भी पल चुका था।
उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ली और किसी तरह मुझे उस शहर से बाहर निकलने का मौका मिल गया था। अब मैं इस शहर में कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और आपको बताया ना, मेरी उम्र 21 साल है और अब कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ मुझे हॉस्टल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सोच रहा था कोई ऐसा किराए का मकान मिल जाए जहाँ पर मैं रह पाऊँ, लेकिन जेब में बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर मेरी मदद की थी एक पुलिस वाले ने। जब हमारे घर में मेरे माँ बाप का झगड़ा बहुत ज़्यादा रहा करता था, एक पुलिस वाला बार बार आया करता था। वो कहा करता था बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने झगड़ा कम नहीं किया था और मैं उन्हें अंकल कहा करता था। उन्होंने मेरे कॉलेज की फीस दी थी ताकि मैं पढ़ पाऊँ और मेरे लिए वो किराए के मकान का इंतज़ाम भी करने वाले थे। भले ही वो इस शहर के नहीं थे, लेकिन जान पहचान उन्होंने निकाल ली। ये एक पुराना घर था, टूटा हुआ था। यहाँ का भी एक बुजुर्ग दंपत्ति रहा करता था, लेकिन अब मुझे रहने के लिए ये घर मिल गया था। इससे किराया भी बच जाता और कुछ पॉकेट मनी जो मुझे अंकल दिया करते, उससे मैं घर का गुजारा कर पाता, खाना पीना खा पाता और कपड़े जैसे पुराने मिले मैं वैसे ही पहनकर खुश रहा करता था। 2-3 दिन मैं उस घर में रहता रहा। पहले तो मुझे लगा कि यहाँ कोई ना कोई भूत प्रेत तो होगा। पुराना घर है, टूटा हुआ, बहुत सालों से बंद था, शायद मुझे कोई भूत मिल ही जाएगा। अकेलेपन में अगर आपका कोई साथी हो, भले ही भूत क्यों ना हो, उससे बातें करने का मौका तो मिल ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं मिला। पूरी दुनिया भूतिया घरों से दूर भागती है और मैं भूतिया घर में ही रहना चाहता था, क्योंकि मैं किसी को दोस्त बनाया नहीं करता था। मुझे ऐसा लगा करता था जैसे मेरे माँ बाप हैं, सारी दुनिया वैसी ही है, झगड़ा करेंगे और मुझे जैसे नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। इस घर में कुछ दिनों तक रहा, मुझे कोई भूत का एहसास नहीं हुआ। रात को मैं डरा भी नहीं करता था, लेकिन अकेलेपन से निकलना मुझे हमेशा अंधेरे में अच्छा लगता था। अंधेरे में जब लोग 10 बजे घरों के अंदर दुबक जाते हैं, मैं उस समय निकला करता था। घरों को देखा करता था, गार्डन देखा करता था, सड़कों को निहारा करता था। अंधेरे में निकलने का शौक मुझे हमेशा से रहा था। इसीलिए इस बार भी रात के 10 बजे मैं उन घरों के बीच से निकलता हुआ, वो पुराना सा गांव था, गांव जो शहर की हद के बीच आ चुका था। इन घरों को तोड़ा जा रहा था। कई जगह नए प्लॉट पर मकान बन रहे थे। लोग यहाँ कम ही रहते थे, इसीलिए मुझे कोई मिला ही नहीं। कुछ मजदूर थे जो रात के वक्त नए बन रहे मकानों के बीच बैठे हुए आग जलाकर कुछ पकाने की कोशिश कर रहे। मैं उनसे भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अकेले घूमते घूमते मैं कब उन गाँव के इलाकों से बाहर निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। वो कच्ची सड़क थी, मिट्टी की बनी हुई, जिस पर चलते चलते मैं वहाँ घरों से आगे निकल गया और आगे खाली बीहड़ जैसे थे, जैसे प्लॉट भी ना हो, जंगली इलाका भी ना हो, जैसे उस जगह का इस्तेमाल किया ही ना जाता हो। ये गांव के बाहर का हिस्सा था। वहाँ भी कुछ पगडंडियाँ बनी हुई और मुझे पगडंडियों पर चलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, वहाँ देखते देखते मुझे एक काले रंग की बिल्ली नजर आई। मैं बिल्लियों को पकड़ना बहुत ज़्यादा मज़े से पसंद करता हूँ, क्योंकि बिल्लियों के साथ खेलने में अलग ही मज़ा आता है। काले रंग की बिल्ली जिससे सभी लोग डरते हैं कि वो रास्ता ना काट जाए, मैं उसी बिल्ली को पकड़ना चाहता था। बिल्लियाँ तेज़ होती हैं, वो आगे आगे भागती रही, मैं उसके पीछे पीछे भागता रहा और उस जगह से कैसे मैं आगे निकल गया जहाँ पेड़ ही पेड़ थे, मुझे पता ही नहीं चला। वहाँ कई घर थे। मैं अपने उस घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर आ चुका था। चलते चलते समय का पता ही नहीं चला। वो बिल्ली तो सामने से जैसे गायब हो चुकी थी, क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ बने एक लकड़ी के घर पर पड़ा था। ये एक पुराना सा घर लग रहा था। ऊपर ईंटों का इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा डरावना सा। दरवाजे नहीं थे वहाँ पर, और जब किसी घर पर दरवाजे ही ना लगे हों और मेरी जैसा नई नई जगह देखने वाला इंसान अंदर तो जाएगा ही। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस घर के करीब गया और देखने में ही पता चल रहा था इस घर में कोई रहता हो ही नहीं सकता। पुराने ज़माने का घर लग रहा था, बड़ा गंदा सा, डरावना सा। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और मुझे अंदर से आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी आदमी की थी और ये भारी सी आवाज़ ऐसी थी जैसे वो घूम रहा हो और डराने की कोशिश कर रहा हो। भारी आवाज़ कभी नीचे से आती तो कभी ऊपर से आती, लेकिन अचानक
एक लड़की की आवाज़ भी आई और मैं चौकन्ना सा हो गया। मुझे लगा कोई लड़का किसी लड़की को लेकर ऐसी सुनसान जगह पर छिपा हुआ तो नहीं। मैं बस देखना ही चाहता था, उत्सुक हुआ था। जैसे ही मैंने कदम उस घर के अंदर रखा, वहां अंधेरे में रोशनी कहाँ से आ गई मैं नहीं जानता, लेकिन वो उजाला अंदर था, जैसे दिन का माहौल हो, लेकिन घर से बाहर पैर रखते ही अंधेरा। ये क्या है? वो अंदर बल्ब की रोशनी नहीं थी, वहां छत कई जगह से जैसे फटी हुई थी, लेकिन घर के अंदर पैर रखते ही बाहर से रोशनी ऐसे आने लगती जैसे दिन हो जाता हो। मैंने फिर से घर के अंदर पैर रखा था और सामने मुझे एक आदमी नजर आया था। काले रंग के कपड़े जैसे कुर्ता पायजामा हो, लेकिन चेहरे के ऊपर बड़े बड़े कट थे। आधा चेहरा तो उसका गायब ही था, लेकिन वो इतना डरावना वो था जिसकी वो भारी आवाज आ रही थी। उसके मुंह से वो डरावनी आवाज, लेकिन वो लड़की की आवाज मुझे दोबारा सुनाई नहीं दी। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मैं जान गया था ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई भूत है और यकीनन ये मुझे डराने की कोशिश करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो मेरी तरफ छलांग लगाकर आने लगा, मैंने अपने कदम पीछे हटाए और मैं घर से बाहर गिर गया। वो अंधेरे में घर के दरवाजे से बाहर ऐसे निकला हुआ था जैसे उसकी गर्दन लंबी हो गई हो। मेरे चेहरे के करीब आकर कहने लगा, चले जाओ जिंदा रहना चाहते हो तो। उसने बस यही शब्द कहे थे। मैं घिसटता हुआ पीछे की तरफ भागना शुरू हो गया। जैसे ही उस घर से मैं लगभग 10 मीटर या 20 मीटर की दूरी पर था, तभी उस घर से एक लड़की के चीखने की आवाज भी आई थी। उस लड़की के चीखने की आवाज के साथ ही उस आदमी के हंसने की आवाज, और मैं ये दो आवाजें सुनकर डरता हुआ घर की तरफ भागा था। पूरे 3 किलोमीटर तक मैं भागता हुआ घर तक पहुंचा और उसके बाद घर का दरवाजा बंद करके अपने बेडरूम में चला गया था। घर पहुंचकर अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन मेरा दिल संभल नहीं रहा था। मैं नहीं जानता मैं ज्यादा डरा हुआ था या उत्सुक था। डरा हुआ इसलिए कि मैंने डरावना भूत देखा, उत्सुक इसलिए कि फिर से मैंने वो चीज देखी जो अपने घर में बचपन में देखा करता था, जिससे डरा करता था। लेकिन ये मेरी याद थी, दादी अम्मा। वो भी एक प्रेत आत्मा थी ना, तो ये भी एक प्रेत आत्मा ही होगी ना। दादी अम्मा अच्छी थी, मुझे बचाया था और उन्होंने मुझे जानकारी भी दी थी। हर भूत बुरा नहीं होता, हर प्रेत आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ प्रेत आत्माएं जुड़ी होती हैं घरों के साथ, चीजों के साथ। कुछ प्रेत आत्माएं खुद ब खुद इस दुनिया में रुकने की कोशिश करती हैं। कुछ बुरी होती हैं जो जानबूझकर लोगों को तंग करती हैं, मारने की कोशिश करती हैं। वो प्रेत आत्माएं उन लोगों की होती हैं जो अपनी जिंदगी में भी बुरे काम करते ही रहते हैं। लेकिन कुछ प्रेत आत्माएं अच्छी होती हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर जाना तो चाहती हैं, लेकिन बुरे भूत प्रेत आत्माएं, शैतान उन्हें जाने नहीं देते और मजबूर करके यहीं बंदी बना कर रखते हैं। आज जैसे दादी अम्मा की वो बातें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं याद कर रहा था, वो भूत का चेहरा देखे जा रहा था मेरी आंखों के सामने, जैसे बार बार वो दृश्य पैदा हो रहा था जो मैं अभी अभी देख कर आया था। लेकिन वो लड़की की चीखने की आवाज, वो क्या थी? क्या वही मुझे डराने के लिए लड़की की तरह चीखा था? या हो सकता है उस घर में किसी लड़की की प्रेत आत्मा भी कैद हो? तो क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? मेरा दिल कह रहा था नहीं, बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। मेरा दिमाग कह रहा था बचपन की वो यादें ताजा करने का मौका दोबारा मिल रहा है। वैसे भी मेरी जिंदगी कोई खास नहीं थी, मुझे बचपन से ही कुछ खास मिला ही नहीं। अगर ये इस तरह से खत्म होनी ही लिखी है तो इसी तरह हो जाएगी। बताया जाता है ना, आप नियति से भाग नहीं सकते। नियति आपको घुमा फिरा कर उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है जिसके लिए आप बने होते हैं। कोई पागल ही होगा जो ऐसी जगह दोबारा जाएगा जहां किसी भूत ने आपको धमकी दी हो। मैं वो पागल था। अगली रात फिर से मैंने उस जगह जाने की ठान ही ली। लगभग 8:30 का समय था, अंधेरा हो चुका था।
सड़कों पर लोग अभी सैर कर रहे थे, लेकिन मुझे उस जगह जल्द से जल्द पहुंचना था। उस गांव के उन घरों से आगे निकलते हुए मुझे एक आदमी ने रोका और आगे वाली झाड़ियों में ना जाने के लिए कहा। वो मुझे बता रहा था, वहां आगे मत जाओ, वो जगह जंगली सा इलाका है, झाड़ियां पेड़, वहां आगे तुम्हें कोई घूमने वाली जगह नहीं मिलने वाली। मैंने कहा, बस मैं वैसे ही वहां जाना चाहूंगा। वो मुझे चेतावनी दे रहा था, आगे मत जाओ, मेरी बात मानो, आगे भूतिया घटनाएं होती हैं। मैं मन ही मन में हंस रहा था। मैं बस उससे कहना चाहता था, तुम भूतिया घटनाओं की बात कर रहे हो, मैं तो खुद भूत को देख कर आया हूं और दोबारा वहीं पर जाना चाहता हूं। लेकिन मैंने वो बात को अपनी जबान पर संभाले रखा। वो आगे के शब्द उसने खुद कहे थे, वहां आगे ना एक लकड़ी का घर है और उस घर को भूतिया कहा जाता है। कहते हैं कि उस घर में एक शैतान है पुराने जमाने का और वो लोगों को जैसे मारने की कोशिश करता है, इसलिए उस तरफ मत जाना। वो चेतावनी देकर आगे की तरफ बढ़ गया था, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे लगा हो कि उसने मुझे डरा दिया। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसी जगह जाना चाहता था। मैं बढ़ता गया उन झाड़ियों के बीच से, उन पगडंडियों से, सीधा उन पेड़ों के बीच बने वो लकड़ी के घर के सामने खड़ा होकर मैं सोचने पर मजबूर था, जानूं कि ना जानूं, अंदर जाऊं या ना जाऊं, क्या मुझे उस लड़की का राज जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। दादी अम्मा की बताई हुई सारी जानकारी मेरे दिमाग में छपी हुई थी। हर रोज एक प्रेत आत्मा से भूतों की कहानियां सुनना कैसा हो सकता है, आपको मैं बयां तक नहीं कर सकता। मैं घर के सामने बने उस बड़े से पेड़ के पीछे छिप चुका था, बार बार अपना सर बाहर की तरफ निकालकर उस घर को देखे जा रहा था। देखने में घर डरावना जरूर था, लेकिन अंदर से अब आवाजें नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों? क्या वो शैतान अंदर ही है या कहीं बाहर है? मुझे दादी अम्मा ने बताया था, जब किसी प्रेतात्मा का कब्जा किसी घर पर हो तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेतात्मा हमेशा घर पर ही रहती है। वो प्रेतात्मा घर को कुछ समय के लिए छोड़ती भी है। जब घर को छोड़ा जाता है तो आपको देखने में ही पता चल जाएगा। घर बिल्कुल शांत महसूस होगा, एक आवाज तक घर से बाहर नहीं आ रही होगी। मुझे लगा शायद ये वही समय होगा, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। घर में वो प्रेत आत्मा, वो शैतान क्या चीज है जो अजीब सा दिखता है। मेरे मन ने कहा कि उस घर के अंदर जाकर देखना चाहिए, तो मैं चुपचाप उस घर के अंदर की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने पैर उस घर के अंदर रखा, ये इस घर में एक खासियत थी जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे दादी अम्मा ने कभी ऐसी कहानी नहीं सुनाई थी कि किसी घर में रोशनी हो जाती हो जब आप वहां पर पैर रखते हो। जैसे दिन का वक्त हो जाता है, बाहर से आ रही धूप भी आपको घर के अंदर महसूस होती है। ये कैसी शक्ति है? रात के 9 बजे का ही तो वक्त है, यहाँ रोशनी कहाँ से आ रही है? लेकिन घर के अंदर मुझे वो प्रेत नजर नहीं आया। वो बिना सर वाला, कटे सर वाला, आधे सर वाला कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मैं कदम आगे बढ़ाते हुए देखने लगा आखिर इस घर में क्या क्या है, कैसी शक्ति है। हाथ लगाने पर आपको दृश्य दिखते हैं और ऐसे दृश्य ये बयां करते हैं कि इस घर में वो क्या घटना हुई होगी जो यहाँ इस प्रेत आत्मा को कैद किए हुए है। दादी अम्मा ने बताया था, आपको दीवारों पर हाथ लगाते हुए जाना है, आंखें बंद करते हुए। बार बार आंखें बंद करके जब हाथ लगाएंगे आपको एक झटका महसूस होगा, एक दृश्य सा दिखेगा और उस दृश्य में आप पहचान पाएंगे क्या जुड़ा हो सकता है। मैं दीवारों पर हाथ लगाते हुए आगे बढ़ता तो गया, लेकिन मुझे कोई दृश्य नजर नहीं आया, ना ही मुझे किसी ने डराया था। मुझे इसमें मजा आ रहा था। शायद कोई और इंसान होगा, उसे ये चीज पे जैसे भरोसा ही नहीं होगा, लेकिन मुझे इसमें मजा आ रहा था। बचपन में मैं इसी तरह से दादी अम्मा को पहचाना करता था कि वो किस कमरे में है। यहाँ 3-4 कमरों में देखने के बाद जैसे ही सामने वाले वो पुराने से टूटे से कमरे में गया जहां दरवाजा था, लेकिन वो जालीदार दरवाजा जिसे पैर मारकर मैंने पूरा खोल दिया। लेकिन जैसे ही उस जालीदार दरवाजे के पास वाली दीवार पर मैंने हाथ लगाया था, मेरी आंखों के सामने एक दृश्य घूम रहा था। मुझे डरावना दृश्य नहीं दिखा, मुझे एक लड़की दिखी। लड़की का सर के पीछे के वो बाल और पीछे के उन बालों पर लगा हुआ एक जैसे फूल।
जैसे उसके खूबसूरत कान थे, गर्दन पूरी तरह से सुराहीदार थी। और ये दृश्य मुझे दिखा, मैं खुद विचलित हो गया था। यहाँ हाथ लगाने पर मुझे वो दृश्य दिखना चाहिए जो अच्छा नहीं हो, डरावना हो, शापित हो, इस घर से जुड़ा हो, लेकिन मुझे वो लड़की नजर क्यों आई? मेरी समझ से सब कुछ बाहर ही था। मैं सामने वो गले हुए, जैसे दीमक लगे हुए उस बेड के करीब जाना चाहता था। सामने वाली दीवार से एक भयानक दिखने वाली लड़की हवा में उड़ती हुई आई। उसके होंठ सिले हुए थे, लेकिन उसके अंदर से चीख निकल रही, जैसे वो सिले हुए होंठों से ही चीखने की कोशिश कर रही हो। नाक से वो आवाज, लेकिन वो प्रेतनी थी जो दीवार से सामने आई और धक्का देकर मुझे घर के पीछे गिरा दिया। जैसे दरवाजे से मैं बाहर गिर चुका था, दोबारा धक्का दिया और फिर मुझे और आगे गिराया। वो मुझे धक्के दे देकर घर से बाहर निकालना चाहती थी। जैसे ही आखिरी बार धक्का देने के लिए वो दरवाजे के पास पहुंची, एक बार और धक्का देती शायद मैं घर से बाहर ही गिर जाता, लेकिन तभी मैंने खुद को संभाला। मैंने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया और एक हाथ छाती पर रखा। ये इशारा होता है प्रेतात्मा के लिए कि मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ। उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डराने की ज़रूरत है। मेरे इस इशारे से जैसे वो लड़की रुक चुकी थी, लेकिन उसकी वो चीख मुंह बंद होने के बाद भी वो उसकी चीख थी और आंखों में वो आंसू। उसकी आंखों के आंसू जब मैं देख रहा था, मुझे एहसास हो रहा जैसे कुछ राज है जो वो छिपा रही है। तभी मेरी गर्दन में किसी ने जैसे हाथ डाला, पीछे से मेरी शर्ट को पकड़ा और खींचकर मुझे घर से बाहर फेंक दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे चेहरे के ऊपर वो शैतान था, आधे सर वाला, भयानक सा, और उसके सर के अंदर से अंतड़ियां मेरे चेहरे के ऊपर जैसे गिर रहीं। उनका वजन बढ़ता जा रहा और मैं घिसट घिसट कर जैसे उससे दूर निकला था। घर के अंदर एक बड़ा चेहरा बना था। वो पूरे के पूरे घर को जैसे काले रंग के धुएं ने घेर रखा हो, और एक आवाज, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैं वहां से 4 कदम पीछे हटा था तो घर के अंदर से फिर से वो अजीब सा शैतान उड़ता हुआ मुझ पर हमला करने के लिए आया। लेकिन मैंने भी चांदी की अंगूठी पहन रखी थी। जैसा कि दादी अम्मा ने बताया था, चांदी से कोई भी पिशाच या ऐसा कोई शैतान दूर भागने की कोशिश करता है। भले ही उसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे खुद को बचाया जा सकता है। मैंने वो अंगूठी आगे की तरफ की और वो वापस उसी घर के अंदर चला गया। मैं अब जानता था वो इससे डर जरूर रहा है, लेकिन मौका मिलने पर वो मुझ पर हमला भी करेगा। मुझे इस घर से थोड़ा दूर निकलना होगा। मुझे सबसे पहले सच जानना होगा इस घर से जुड़ा हुआ। क्या राज है इस घर का? क्या राज है इस घर का? मुझे पहले वो पता करना होगा। मैं घर से दूर निकल आया था, वापस अपने घर की तरफ। रास्ता लंबा था, लेकिन फिर भी 10 बजे तक मैं वापस आ चुका था। घर के अंदर आकर मैं सोचता जा रहा था, उस लड़की की आंखों में आंसू क्यों थे? दादी अम्मा ने बताया था, आंखों में आंसू नहीं आते किसी प्रेत आत्मा के, उसके आते हैं जो कैद होता है, जो बचने की कोशिश कर रहा होता है। और जिस शैतान ने उसे कैद किया हो वो तो हंसता है, लेकिन जो कैद है वो रोता है। बस उसे बचाया नहीं जा सकता। दादी अम्मा की वो बातें मुझे बार बार याद आ रही थी। वो लड़की, शायद उसे भी उस शैतान ने कैद कर रखा होगा। भले ही हैं दोनों ही प्रेत आत्माएं, लेकिन वो लड़की बेवजह ही कैद है। वो शैतान तो बुरा रहा होगा जिंदगी में, शायद वो लड़की बुरी नहीं रही होगी, बस इसने कैद कर रखा है। वो रात सोचते सोचते गुजरी थी और अगले दिन जो काम मैं कभी नहीं करता था मुझे वो करना था। छुट्टी का दिन था। मैंने सोचा सुबह सुबह सैर के लिए निकलता हूँ और यहाँ कुछ लोग मिलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और शायद वो अंकल भी मिल जाएं जो मुझे रोकना चाहते थे, डराना चाहते थे। मैं सुबह सुबह निकला। भीड़ से मुझे डर लगा करता था। कॉलेज में भी मैं डरा करता था, हमेशा नजरें झुकाए हुए, किसी से बात नहीं करता था। जब जानकारी लेनी हो तब बात तो करनी पड़ती है, लेकिन मैं झिझक रहा। कमाल की बात देखिए, कभी कभी आपकी किस्मत इतनी तेज होती है कि आप जिससे मिलना चाहते हैं आपको वही मिलता है। वही अंकल सुबह सुबह मुझे मिल गए। मैं भागता हुआ उनके पास गया, उनसे बात करने लगा। वो पहले पहले मुझे इग्नोर कर रहे थे,
शायद उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, लेकिन फिर मैं उनसे बातें करने लगा और बताने लगा, अरे अंकल रात को मिले तो थे, आपने कहा था ना आगे झाड़ियों में मत जाना, वहाँ जंगल में एक घर है जहाँ भूत नजर आता है। अंकल फिर याद करके कहने लगे, अरे हाँ हाँ तुम गए तो नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, मैं चला गया था और मुझे वो भूत मिला भी, बड़ा खौफनाक सा है, आधा नजर आता है ना। ये बात सुनते ही उनका चेहरा उड़ गया था। वो मुझे कंधों से पकड़कर कहने लगे, तुम पागल तो नहीं हो, बच गए तुम। मैंने भी एक बार देखा था, कई लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो तो अच्छा हुआ तुम्हें कुछ किया नहीं, मैंने तुम्हें सतर्क किया तो था, तुम फिर भी वहां पर गए। मैंने कहा, अंकल मुझे आपकी बातों पर भरोसा ही नहीं था। देखिए इस उम्र में लोग बेवजह ही झूठी कहानियां सुनाते हैं ना, तो मुझे लगा आपने झूठी कहानी सुनाई होगी। मैं तो वहां चला गया, लेकिन सच में मैं उस भूत को देख कर आया हूं। उसके बाद वो आगे जाना चाहते थे और मैंने उन्हें कहा, अरे रुकिए, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं, मैं उस घर की जानकारी चाहता हूं। इतना डरा हूं, वो भूत है, किसी की प्रेत आत्मा होगी, तो मैं बस जानकारी चाहता हूं कि वो कौन था। तब वो अंकल मेरे साथ चलने लगे और चलते चलते बातें भी करने लगे। उन्हें सैर करनी थी। उनकी बीवी ने उन्हें खास तौर पर कहा था कि उनका बीपी बढ़ चुका है, आज सैर करके आनी है, इसीलिए वो ज्यादा समय रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन चलते चलते बातें की जा सकती थी। उन्होंने बताना शुरू कर दिया, 18 साल पहले इस घर में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी। एक लड़की थी जो यहाँ पर रहा करती थी। उसके जो पिता थे वो शहर में काम करने के लिए जाया करते थे। यहाँ कहते हैं एक तांत्रिक ने जैसे उसे कैद कर लिया। उसका पहले तो भरोसा जीता, फिर उसके घर में आकर उसको जैसे मारने की कोशिश की और इस घर को आग लग गई थी, जिस कारण वो तांत्रिक भी अंदर ही मरा, वो लड़की भी अंदर ही मरी। कहते हैं तब से ये घर भूतिया बन गया। अब इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। बस ये कह के वो यहाँ से जा चुके थे और मुझे भी उस घर की जानकारी मिल चुकी थी। तो वो जो भूत है, शैतान है, वो एक तांत्रिक है जिसने लड़की को मारने की कोशिश की, लेकिन क्यों ये मुझे पता नहीं था। लेकिन वो लड़की बेचारी बेवजह ही यहाँ प्रेत आत्मा बनकर कैद है। दादी अम्मा की बातें मुझे याद आ रही थी। जब तक शैतान छोड़े ना, तब तक वो आत्मा वहां से जा नहीं सकती, इसीलिए वो रोती होगी। उसके होंठ सिले जा चुके हैं ताकि वो अपने राज बयां ना कर पाए। क्या राज होंगे, शायद कोई सुलझा ना पाए। मैं अब अंकल से बातें करके दोबारा घर के अंदर आ चुका था। मैं भीड़ में रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन घर आकर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक प्रेत आत्मा की मदद, जिसके बारे में मैं जानता तक नहीं था। दादी अम्मा की कोई ऐसी कहानी भी याद नहीं आ रही थी जिसमें कैद आत्मा को छुड़ाने का कोई राज बताया गया हो। दादी अम्मा ने बस इतना कहा था, राज, कुछ ऐसे राज होते हैं जिनसे पर्दा उठने के बाद ही शैतान से प्रेत आत्मा को आज़ादी दिलाई जा सकती है। मुझे बस थोड़ी सी बातें याद थी, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया था उसे आज़ाद ज़रूर कराऊंगा। शायद वो जो दृश्य मुझे नजर आया था ना, सर के पीछे से फूल लगा हुआ बालों में, ये वही लड़की रही होगी, बहुत खूबसूरत रही होगी, इसीलिए उस तांत्रिक ने उसे कैद कर लिया। ना सिर्फ उसको कैद किया बल्कि आत्मा को हमेशा के लिए गुलाम बना लिया। ये बातें बार बार दिमाग में घूमती गई और शाम तक मैंने मन को पक्का कर लिया था, मुझे उसे आज़ाद करवाना ही होगा। और मैं तरीके ढूंढने लगा था। शहर में जाकर कुछ ऐसी किताबें जो प्रेत आत्मा की जानकारी देती हूँ, कुछ ऐसे लोग जो इसकी जानकारी जुटा सकते हों। मैंने सारी जानकारी खुद ही इकट्ठी करनी सही समझी और उन किताबों से मैं वो लाइंस को लिखता गया एक नोटबुक में। प्रेत आत्मा को कैसे भगाया जाता है, शैतान जिसको कैद में रखी हुई एक प्रेत आत्मा अलग चाहिए होती है, वो क्या करना चाहता है, आखिर उससे दूरी बनाने का रास्ता क्या है। मैं ऐसी चीज़ों की जानकारी उस डायरी में इकट्ठी करता गया और मैं कुछ ही घंटों में ये जान पाया था कि मुझे उस जगह जाकर वो खास चीज़ को घर से अलग करना होगा जिससे वो लड़की को कैद करके रखा गया है। दोनों प्रेतात्माएं समान शक्तिशाली होती हैं, लेकिन तांत्रिक के पास जानकारी थी, इसीलिए उसने मूर्ख बना रखा है उस लड़की की प्रेतात्मा को, उसे कमज़ोर बना रखा है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ही नहीं पाती उसके सामने, इसीलिए गुलाम बनी रहती है।
मुझे वो चीज़ घर से दूर करनी होगी, जिसके बाद वो लड़की आज़ाद हो जाएगी। काम तो काफ़ी आसान है ना। उस शैतान से बचने का तरीका भी मुझे पता था। लहसुन की छोटी छोटी गांठें जिनसे निकलने वाली बदबू ऐसे शैतानों को कमज़ोर कर देती हैं। बाकी चावल जो कि उबले हुए हों और मीठे हों, ऐसे मीठे चावल की जो खुशबू होती है वो शैतानों को घर से कुछ समय के लिए दूर कर देती हैं, और मैं घर के अंदर वो छोटा अनुष्ठान कर सकता हूँ जिससे वो चीज़ को बाहर निकाल पाऊँ। उसके बाद वो प्रेत आत्मा आज़ाद होगी, उसके होंठ खुल जाएंगे, वो खुद ब खुद अपनी शक्ति से उससे लड़ पाएगी और शायद उसे हमेशा के लिए दूर कर दे। फिर वो आज़ाद हो जाएगी। शायद उसकी आज़ादी ऐसे ही लिखी हो। वो रात तो मैं वहाँ पर जा नहीं सकता था, क्योंकि ये काम करने में पूरा का पूरा दिन लग चुका था। अगले दिन सामान इकट्ठा करके रात के 9 बजे मैं उसी घर की तरफ बढ़ चला था। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये काम कितना मुश्किल होने वाला था। मुझे लगा था काम काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। जैसे ही घर के बाहर मैं पहुंचा, सबसे पहले तो मैं इंतज़ार करने लगा उस समय का जब वो घर में नहीं होता। घर से आवाज़ें आती जा रही थी। मैं काफ़ी दूरी पर था। अचानक सन्नाटा, और घर से बाहर वो काले रंग की परछाई बनकर बाहर की तरफ जाता हुआ मुझे साफ साफ दिख गया। मैं समझ गया वो घर से दूर जा चुका है। घर के अंदर आने का समय है। छिपते छिपाते मैं जल्दी से घर के अंदर गया। जैसे ही पैर रखा, फिर से जैसे दिन हो गया हो। घर में एक अजीब शक्ति थी जिसके बारे में किसी किताब में पढ़ तक नहीं पाया था मैं। लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम की तरफ भागा, कोई ना कोई सामान तो होगा जिसमें वो शक्ति कैद होगी। सबसे अजीब चीज़, और मुझे उसे ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। पीले रंग के 2 नींबू जिसे लटकाते हुए मुझे घूमना है। जिस दिशा में अपने आप नींबू का रंग काला होना शुरू हो जाए, वो काली शक्ति उसी में मौजूद होती है। मैं ऐसे घुमाते घुमाते जैसे जैसे देखता गया, मुझे वो सामने वाले बेडरूम की तरफ से इशारे मिल रहे थे। पूरे के पूरे दोनों नींबू काले हो गए। हाथ में पकड़े हुए वो 2 नींबू काले होने का ये सबूत था कि सामने शक्ति है। जैसे ही बेडरूम में मैं जाने लगा, वो लड़की जिसके होंठ सिले हुए थे दीवार से निकलकर मुझ पर हमला करना चाहती थी, लेकिन हाथ में वो लहसुन की माला जो कलाई पर मैंने बांधी हुई थी, उसकी शक्ति से जैसे वो रुक गई हो, धक्का दे नहीं पाई। और मैं वहां खड़ा होकर कहने लगा, तुम्हारी आज़ादी का समय है, तुम्हें मैं आज़ाद करवाने के लिए आया हूं। मैं ये कहकर वो चीज़ ढूंढना चाहता था जिसमें वो शक्ति को कैद किया गया हो, लेकिन वहां ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मुझे सामने सफ़ेद रंग की संगमरमर की एक लड़की की मूरत नजर आई। वो सामने गले हुई टेबल पर रखी हुई थी। भले ही उस पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, लेकिन फिर भी संगमरमर की चीज़ आखिर यहाँ कैसे रखी है, किसी ने उठाई तक नहीं। उसे देखते ही मैं समझ गया था उससे शक्ति जुड़ी है। जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए बढ़ रहा था, उस लड़की की आंखों में आंसू थे, जैसे वो मुझे रोक नहीं रही। लेकिन किसी ने मुझे पीछे से पकड़ जरूर रखा था कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था। वो शैतान वहीं पर मौजूद था और उसने मुझे ऐसे जकड़ा कि मैं आगे बढ़ नहीं पाया। मैं उस मूर्ति को उठाना चाहता था, लेकिन वो मुझे उठाने देना नहीं चाहता था। जैसे कमरे में धुआं भरने लगा था, लेकिन मेरे हाथ में वो चीज़ें थी उसे रोकने के लिए। लहसुन की वो गांठें जिसे तोड़ तोड़ कर मैं फेंक रहा, वो कमज़ोर पड़ रहा। वहाँ चावल में बिखेरे जा रहा, लेकिन वो शक्ति उसे बाहर धकेलने में कामयाब नहीं हो रही। मैं नहीं जानता था मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन शायद ये मेरी नियति थी, इसीलिए मैं ज़्यादा घबराया नहीं। मूर्ति को जैसे ही मैंने एक हाथ में पकड़ा, दूसरी तरफ से उस शैतान ने उस मूर्ति को पकड़ लिया था। वो उसे घर से बाहर जाने नहीं देना चाहता था। और तीसरी तरफ से पता नहीं लड़की में कैसे हिम्मत आई कि उसने भी उस मूर्ति को पकड़ लिया। हम तीनों उस मूर्ति को पकड़े हुए थे और अपने आप घर में दिन और रात होने लगा था। जैसे रोशनी चमचमा रही हो, छत से जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही थी। भले ही ये अंधेरे का समय था, घर की शक्ति से जैसे छत से सूरज की रोशनी दिख रही थी, जो बार बार अब बंद हो रही थी। तारे नजर आ रहे, फिर से जैसे रोशनी हो जाती। वो मूर्ति से शक्ति सी निकलती जा रही थी और अचानक एक जैसे रोशनी, आंखें चुधियाने वाली, और एक धमाका सा जिसने मुझे जैसे उड़ाकर घर से बाहर फेंक दिया हो। मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर गिरा था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे गिरा, मेरे चेहरे पर जैसे पानी लगा। मेरी जैसे आंखें खुली तो मैं देखने लगा, ये क्या, मैं तालाब में कैसे पहुंच गया।
मैंने देखा ये दिन का समय था। सामने वाला पेड़ मुझे साफ नजर आ रहा। मैं इधर उधर झांकने लगा, ये क्या हुआ? मैं बेहोश हो गया था क्या? बेहोशी के बाद उठा हूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मैं समझने की कोशिश जरूर कर रहा था। वो घर कहाँ गया? वो मूर्ति मुझे बाहर निकालनी थी। क्या मैं बस रात भर यहां बेहोश पड़ा रहा वो धमाके के बाद? लेकिन वो धमाका अभी तो हुआ था। क्या हुआ? मैं तालाब से आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं उस तालाब को पहचानता नहीं था, उन पेड़ों को पहचानता नहीं था। मैं पगडंडियों की पहचान करना चाहता था कि किस पगडंडी से घर की तरफ जाने का रास्ता है। मुझे उड़ाकर कितनी दूर फेंका है? कितना शक्तिशाली था वो शैतान। मुझे एक छोटी पगडंडी मिली। आसपास के घास को काफी ज्यादा साफ किया गया था। झाड़ियां नहीं थी, जैसे फूल लगाए गए थे उस पगडंडी के इर्द गिर्द। बीच में पत्थर रखे हुए थे, जैसे इसे कच्ची से पक्की सड़क बनाने का किसी ने काम किया हो। लेकिन वो पगडंडी छोटी बहुत ज्यादा थी। मैं उसके सहारे ही आगे बढ़ता गया तो मुझे पेड़ों के बीच वो घर दोबारा नजर आ गया। लेकिन उसकी हालत वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। जब मैं उस घर से बाहर गिरा था, आज रात वहां गया भी था, तो वो घर वैसा का वैसा ही था, पुराना सा, डरावना सा। लेकिन अब जैसे वो लकड़ी के ऊपर पेंट भी किया गया था। नया नया सा घर लग रहा था और पीछे छोटा कमरा बना हुआ, पास में लकड़ी का छोटा सा हट भी बना हुआ। ये क्या? किसने इतनी जल्दी ये सब कुछ बना दिया? मेरी समझ में अब तक कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन वहां पेड़ के पीछे से घर को घूरते घूरते मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कब से यहां पर हूं। लेकिन अचानक मेरे कान के पीछे से एक आवाज आई, घर को क्यों घूर रहे हो? कहां से आए हो तुम? ये आवाज ने मुझे चौंका कर रख दिया, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी यहां आसपास कोई होगा। जैसे ही मैंने नजरें घुमाकर पीछे देखा, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक लड़की की आंखें दिखी मुझे उसके बाल पहचाने पहचाने से लग रहे, ऊपर लगा हुआ वो फूल। और ये लड़की कितनी खूबसूरत है, यहां क्या कर रही है? मैंने उससे ये सवाल किया, तुम चले जाओ यहां से, यहां क्या कर रही हो? चली जाओ, यहां एक भूत है। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, भूत है? कहाँ है? क्या तुम्हें नजर आया? मैंने कहा, हाँ, उस घर में एक लड़की का और एक मर्द का बहुत भयानक सा भूत है। इस पर वो हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तो तुम मुझे एक भूतनी कह रहे हो और मेरे पिता को एक भूत कह रहे हो? ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोबारा घूमकर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब तुम्हारा घर? उसने कहा, ये मेरा घर है, मैं यहां पर रहती हूं अपने पिता के साथ। ये बात सुनते ही मैं जैसे सोच में पड़ा हुआ था। मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूं, वो अंकल ने कहानी क्या बताई थी और यहाँ ये क्या है? घर को क्या किसी ने खरीद लिया है? रात से दिन कैसे हो गया? क्या मैं सपने में तो नहीं? मैंने खुद के चमाट लगाई थी। इस बात से वो हंसने लगी थी और कहने लगी थी, तुम तो कोई पागल लगते हो, भटक कर यहाँ कहाँ आ गए? चले जाओ वापस उसी गांव में, लोग वरना कहने लगेंगे कि उस घर के आसपास चले गए हो, वो घर वाले काफी तंग करते हैं। वो हंसती मुस्कुराती हुई अपनी घर के अंदर चली गई। उस घर का दरवाजा भी था जो उसने बंद किया और मैं सोच में पड़ा हुआ, ये क्या, ये कैसे? तभी मेरा दिमाग घूमा और मुझे लग रहा था कहीं उस मूर्ति की शक्ति के कारण मैं समय में पीछे तो नहीं पहुंच गया। जैसे हमें आंखों में झलक दिखाई देती है उस दरवाजे को, उस दीवार को छूने के बाद मुझे पूरा का पूरा दृश्य नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो तांत्रिक इस लड़की को वो तोहफा देगा जिसके बाद वो मारने की कोशिश भी करेगा। मैं पेड़ के पीछे ही छिपा था, तभी वो लड़की वहां खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं काफी पीछे था, उसे नजर नहीं आ रहा। लेकिन उस लड़की का पिता जो घर से बाहर निकला और हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, शायद लकड़ियां काटने के लिए कहीं जा रहा होगा। जैसे ही वो थोड़ा दूर गया, वो लड़की दरवाजा खोलकर घर के पीछे की तरफ भागने लगी और मैं बस उसके पीछे पीछे छिपता हुआ जा रहा। काफी दूरी पर जाने के बाद मुझे वहां एक तांत्रिक नजर आया। वो अजीब से कपड़े पहने हुए
और वो लड़की भागती हुई गई, उसको गले से लगा लिया। मैं सोच में पड़ा हुआ था। जो जानकारी मेरे पास थी ये उसके बिल्कुल उलट ही हो रहा था। मैंने तो सुना था वो तांत्रिक ने उसे फंसाया था और कैद कर लिया। मैं बस वो मूर्ति देखना चाहता था, वो मूर्ति जिसमें वो शक्ति है, वो मूर्ति कहाँ पर है। वो लड़की उसके साथ ही थी। मैं पीछे घर की तरफ भागा। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मैं वो मूर्ति ढूंढना चाहता था। शायद यहाँ वो मूर्ति होगी, बस मुझे वो मूर्ति घर से बाहर निकालनी है। उसके बाद शायद घर की शक्ति खत्म हो जाए और मुझे मेरे समय के दृश्य दिखने लगे, ये पुराने दृश्य नहीं। मैं घर के अंदर गया, वो मूर्ति ढूंढना चाहता था, लेकिन वो मूर्ति मुझे मिली ही नहीं। ढूंढता रह गया। फिर मैं घर से बाहर आया तो लड़की घर की तरफ आ रही थी। मैंने उसे रास्ते में ही रोका। मुझे लगा शायद ये सही होगा। मैं उसको कहने लगा, वो लड़का सही नहीं है, वो लड़का सही नहीं है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो तुम्हें फंसाएगा, वो तुम्हें जान से मार देगा और कैद कर लेगा हमेशा के लिए इस घर में। वो लड़की कहने लगी, मुझे उस पर भरोसा है, वो मेरा दोस्त है। वो मुझसे कहता है कि मेरे लिए नई दुनिया बनाएगा, मेरे लिए जैसे नई दुनिया का निर्माण करके हम दोनों वहीं पर रहेंगे। मैं उस लड़की को कैसे समझाता। मैं बस उसको कहता रहा वो सही नहीं है, और वो मुझ पर गुस्सा होने लगी थी। मैं इस समय चक्र से बाहर निकलना चाहता था, बाहर निकल नहीं पा रहा। मैं क्या करता। मैं चलता चलता गांव तक गया था। गांव के घर भी पुराने पुराने से लग रहे, जैसे समय में सच में मैं पीछे आ गया हूं। मैंने वहां गांव में अखबार में आज की तारीख पढ़ी थी। यह वही तारीख थी जब यहां पर यह घटना हुई। उस अंकल ने बताया था मुझे। तो क्या आज वो घटना होने वाली है, इसीलिए मुझे दृश्य दिख रहे हैं, या मैं खुद उस समय में आ गया हूं। शायद मैं इस घटना को रोक तो नहीं सकता। क्या मैं समय यात्रा के जरिए इसीलिए पहुंचा हूं ताकि उस घटना को रोक पाऊं, कैद से बाहर निकाल पाऊं। मैं दोबारा उस घर की तरफ भागना शुरू हो गया था। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा, दूर से ही मैं देखने लगा। वो तांत्रिक जैसे ही घर के अंदर आने की कोशिश करेगा, वो मूर्ति लेकर मैं उस पर हमला करूंगा, वो मूर्ति को तोड़ दूंगा। मूर्ति टूट गई तो शक्ति खत्म हो गई। शायद इस तरह से मैं वापस चला जाऊं और शायद इस तरह से मैं उस शाप को खत्म कर पाऊं। मैं घर के बाहर ही छिपा हुआ। वो लड़की घर के अंदर गई थी। कुछ समय बाद मैंने उस तांत्रिक को देखा, पीछे वाली खिड़की से जैसे घर के अंदर घुसा हो। मैं जल्दी से घर के अंदर जाकर रोकना चाहता था उस घटना को होने से। शायद वो उस लड़की को मार देगा, मूर्ति को वहां रखेगा, उसके बाद शक्ति फैल जाएगी, वो कैद हो जाएगी। मुझे उसे रोकना होगा। मैं भागता हुआ गया, घर के अंदर घुसा। उसके बाद मैंने देखा वो लड़की झगड़ा कर रही थी उस तांत्रिक से। मैंने उस तांत्रिक को गले से पकड़ना चाहा और कहा, क्यों मारना चाहता है इसे, क्यों मारना चाहता है? ये तुम्हें मारना चाहता था, मैंने तुम्हें बताया था ना। अब वो लड़की गुस्से में कहने लगी, मैं इसका सच जान नहीं पाई। मुझे नहीं पता ये मारना चाहता था या नहीं, लेकिन इसे लगा मैं घर में नहीं हूं और मेरा सामान चुराने के लिए आया था। मेरे पिता के वो गहने चुराने के लिए आया था ये, इसीलिए ये मुझसे मिला करता था ताकि घर में चोरी कर पाए, घर के राज जान पाए। मुझे झूठ बोला इसने। और मैं उस तांत्रिक की तरफ देख रहा। बता यहाँ क्या करने आया है? सिर्फ गहने चुराने आया है या इसे कैद करने हमेशा के लिए? वो तांत्रिक हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा था। मैं ऐसा नहीं करने आया था, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं बस वो गहने चुराने आया था। मैंने 2 मुक्के मारे थे उसके सर पर जख्म बन गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था कि वो उसे मारने आया था। ये हादसा था या सच में उसने मारा था जिस कारण वो कैद हुई? मैंने मूर्ति की बात पूछी तो उसके पास इसका जवाब नहीं था। वो मूर्ति के बारे में जानता ही नहीं था। और तभी पीछे का दरवाजा खुला। उस लड़की का बाप भी आ चुका था और 2 लड़के घर में। मैं खुद घबराया हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की के बाप के हाथ में संगमरमर की सफेद मूर्ति देखी, मेरे होश उड़ गए और मैं कह रहा था, ये है वो मूर्ति, ये है वो मूर्ति। ये तांत्रिक इसमें कैद करेगा तुम्हारी शक्ति को। लेकिन मैं नहीं जानता था वहां
क्या क्या होने वाला था। वो लड़की का बाप जो उस तांत्रिक को पीट पीट कर भगाना नहीं चाहता था, मार देना चाहता था, और इसी के साथ वो उस लड़की को भी मारना चाहता था ताकि उसे हमेशा के लिए कैद कर पाए। मुझे भी दीवार से पीट पीट कर उसने बांध डाला था, इसी के साथ उस तांत्रिक को भी, और उस मूर्ति पर हमारी आंखों के सामने वो जादू कर रहा। वो लड़की के होंठों को हमारी आंखों के सामने सिला था उसने, अपनी बेटी के होंठों को। रो रहा था क्योंकि वो हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता था, इसीलिए उसने उसकी आत्मा को कैद किया था। वो शैतान तांत्रिक की आत्मा थी ही नहीं, वो शैतान उसके बाप की आत्मा थी जिसकी जानकारी किसी को नहीं पता थी। मैं भी दीवार से बंधा था, वो तांत्रिक भी बंधा था, और सामने हैवानियत की हद थी कि वो मूर्ति को रखकर उस लड़की का पिता ऐसे मंत्र बोल रहा था कि वो लड़की के अंदर से चिंगारियां निकलती जा रही थी। वो चिंगारियों से घर में अपने आप जैसे लकड़ी पर आग लगने लगी थी, और शायद मुझे लगा मैं भी यहीं पर मर जाऊंगा। अपने समय में भी मौत नसीब नहीं हुई, पुराने समय में मौत नसीब होगी मुझे, जब मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा। मैं बस घबराया हुआ। तभी उस तांत्रिक ने अपनी उंगलियों से पता नहीं क्या किया कि मेरी रस्सी की गांठों को ढीला कर दिया। खुद की रस्सी की गांठों को ढीला भी किया उसने, और घर को जब आग लग रही थी, वो तो खिड़की से जैसे आया था वैसे भागा। मैं भी भागना चाहता था। वो लड़की का पिता जो आग के कारण खुद भी जल रहा था, लेकिन उसने रोका नहीं हमें। मैं भागना चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उस लड़की को बचाने की जिद थी मेरी, और उस मूर्ति पर मैंने भी हाथ रखा जिस पर उस लड़की के पिता ने रखा था। उस लड़की के हाथ को पकड़कर भी खुद रखा हुआ मैंने उस मूर्ति को खींचना शुरू कर दिया, और लपटों के कारण जैसे अपने आप फिर से दिन रात होते गए। घर धीरे धीरे समय में बदलता मुझे साफ दिख रहा था। मैं किसी तरह मूर्ति को लेकर उसी खिड़की से बाहर कूदा था, और जैसे ही मैं कूदा वहां अंधेरा था, और हाथ में रखी वो मूर्ति राख बन गई। वो आदमी का चेहरा धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होता हुआ दिखा था। उस लड़की के होठों पर बने हुए वो टांके, वो सिले हुए होंठ धीरे धीरे खुलने लगे, और उस लड़की की वो प्यारी सी आवाज़ और उसका वो खूबसूरत चेहरा जैसे वापस आ गया हो। लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकता था। वो प्रेत आत्मा थी जो पुराने समय में जाकर मुझे नजर आई थी, जिसे मैंने आज़ाद करवा दिया था। और वो मुस्कुराती हुई गायब हो रही और कह रही, धन्यवाद, तुमने मुझे आज़ाद करवाया। 18 सालों से मैं कैद थी, और अब मैं आज़ाद हो गई, और अब मैं आज़ाद हो गई। वो गायब हो चुकी थी, और मैं घर के बाहर बैठा, खुद को जैसे खुशकिस्मत मान रहा था। किसी के काम तो आया। उसके बाद वो प्रेत आत्मा को आज़ाद करवाना मेरा एक काम था, और फिर से मेरी जिंदगी वैसी की वैसी अकेलेपन में गुजरती हुई। अगले कुछ दिनों तक घर में मैं उस लड़की के बारे में सोचता ही रहा, कैसे उसे जिंदगी में धोखे ही मिले। वो जिसे पसंद करने लगी थी वो उसके जैसे सोने और जवाहरात के पीछे था, वो आभूषणों के पीछे था, और जिस पर वो भरोसा करती थी, अपना पिता मानती थी, वो उसे हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। बेचारी मरते वक्त भी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाई। जिस पर भरोसा कर पाई उन्होंने धोखा दिया। वो लड़की का चेहरा आंखों से दूर नहीं जा रहा था, लेकिन वो मेरे समय से बहुत दूर की थी। 18 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उसके बारे में कुछ दिनों तक सोचता ही रहा, और जैसा कि मैंने आपको कहा, आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो चीज़ खुद ब खुद आपके सामने आ जाती है। कॉलेज में जब वो लड़की का चेहरा मुझे नज़र आया, पहले मुझे लगा क्या वो अब मुझे सपनों में ही नहीं सामने भी दिखने लगी है। भीड़ में भी मैं भीड़ से दूर रहा करता था, लेकिन वो चलती हुई बिल्कुल मेरे सामने आई।
ये क्या प्रीत आत्मा जिंदा हो गई? मैं घबरा सा गया था। मेरे करीब आकर कहने लगी, वो क्लासरूम 36 किस तरफ है? मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। माफ कीजिए, मैं इस कॉलेज में नई हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा मुंह खुला का खुला था। ये कोई प्रेत आत्मा नहीं थी, बिल्कुल वैसी दिखने वाली एक लड़की थी जो मुझसे पता मांग रही थी। वो जानना चाहती थी क्लास नंबर 36 कहाँ है। मेरी जबान हिली ही नहीं, मुंह खुला। मैं उसे देखता ही रह गया। वो लड़की सामने से निकलकर चली गई, थोड़ी गुस्से में कि मैंने उसकी मदद नहीं की। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल वैसी दिखने वाली। अगर वो जिंदा भी होती, शायद उस समय वो 18 या 19 साल की रही होगी। इस समय वो 36 से 37 साल की होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो मर चुकी। तो ये बिल्कुल वैसी दिखने वाली लड़की कौन है? उसके बारे में जानने की कोशिश की थी मैंने। वो किसी और शहर से आई थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, जब मुझे कुछ दिनों बाद उसकी जन्म तारीख का पता लगा, उसकी बर्थ डेट का पता चला, ये वही तारीख थी, ये वही साल था जब वो लड़की वो घर में मरी थी। और पुराने समय में मैंने तभी उसे आजाद भी करवा दिया था पीछे जाकर। और जैसे उसी समय इसका जन्म हुआ हो। मैं आज तक सोचने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सच में ये अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई? मैं उस लड़की से खुद को दूर नहीं कर पाया, धीरे धीरे उसका दोस्त बन गया। लेकिन मेरी इस कहानी पर आज भी कोई यकीन नहीं करता। कहानी में मोड़ ही इतने अजीबोगरीब आए थे। मैंने समय यात्रा भी की, मैंने पुनर्जन्म भी देखा, मैंने प्रेत आत्मा को भी देखा, मैंने कैदी आत्मा को भी देखा। मैंने क्या नहीं देखा?